हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला अध्याय का नाम है दहन और ज्वाला, यानी चीज़ों का जलना। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि चीज़ें किस प्रकार से उनका दहन होता है और किस प्रकार से उनकी ज्वाला निकलती है। ठीक है, तो ज्वाला और दहन के बारे में हम पढ़ना है, जिसमें हम जानेंगे ज्वलनशील पदार्थ, अज्वलनशील पदार्थ, दाह्य पदार्थ, अदाह्य पदार्थ। इसी में हमें मोमबत्ती का इतिहास और माचिस का इतिहास भी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग इस अध्याय को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इस अध्याय में हमें बताया गया या हमें मालूम है कि कुछ चीजें जो होती हैं बच्चों, बहुत ज्यादा अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा आसानी से जलाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ प्रयास करने के बाद उन्हें जलाया जा सकता है, लेकिन कुछ पदार्थ जो होते हैं उनका जलना संभव नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए लोहा हो गया, कांच हो गया, तो ये जल नहीं पाते हैं आसानी से। इसकी जांच करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है, बना हुआ है कि आप बहुत सारी चीजें इकट्ठा करिए, यानी पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ को आप इकट्ठा करिए और फिर उसको जलाकर हम देखें कि वह दाह्य है या अदाह्य है। मतलब जैसे क्या चीज इकट्ठा करने को कह रहा है? पुआल, स्ट्रा, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, बहुत सारी मतलब चीजें, जैसे कोयला हो गया, कागज हो गया। आप इन चीजों को इकट्ठा करिए और एक एक करके जलाइए, और उसमें से हमें देखना है कि कौन सी चीजें जल सकती हैं, कौन सी चीजें नहीं जल सकती हैं। तो यहाँ पर पदार्थ का नाम लिखा हुआ है, तो कौन सी चीजें दाह्य हैं, मतलब जलता है। तो जो चीजें जल सकती हैं उन्हें क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं, और जो चीजें नहीं जल सकती उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अदाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो जैसे दाह्य पदार्थ में क्या हो कि लकड़ी जल सकता है, कागज आसानी से जल सकता है, भूसा है, कोयला है, ये सब चीजें आसानी से जल सकती है, इसलिए हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आसानी से नहीं जल सकती या आसानी से आग नहीं पकड़ता, उन्हें नहीं जलाया जा सकता, उन्हें अदाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगला यहाँ पर हमारा देखिए हेडिंग है पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया, यानी पदार्थ किस तरह से उनका दहन होता है और वह किस तरह से जलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए, तो ज्यादातर क्या लोग कहेंगे कि माचिस या लाइटर चाहिए। लेकिन किसी चीजों को जलने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हमें आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ क्रियाकलाप दिया गया। ठीक है, यानी क्रियाकलाप मतलब कि कुछ यहाँ पर आपको करना है। तो करना क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि आप दो पत्थर को ले लीजिए और आपस में उसे जोर से कस के रगड़िए। ठीक है, जोर से क्या करिए बच्चों? कस के रगड़िए। बहुत देर तक जब आप पत्थर को रगड़ेंगे, और यह कहाँ करेंगे? आप एक अंधेरी जगह या अंधेरे कमरे में करेंगे। तो जब आप पत्थर को कस के रगड़ेंगे बच्चों, तो उसमें से हल्की चिंगारी निकलेगी। ठीक है, हल्की क्या होगी बच्चों? हल्की कभी ना कभी कोई चिंगारी निकलेगी जब आप पत्थर को कस के रगड़ेंगे। तो पहला क्रियाकलाप ये है। दूसरा क्या कह रहा है कि आप एक हैंडलेंस लीजिए और एक कागज का टुकड़ा लीजिए, और आप तेज धूप में बाहर कहीं भी फील्ड में जाइए, और कागज के टुकड़े को आप जमीन पर रखकर उसके ऊपर लेंस रख दीजिए। और सूरज, इस प्रकार लेंस को रखना है कि सूरज की रोशनी जो है लेंस पर बिल्कुल सीधे पड़े। इससे क्या होगा? अगर आप देखेंगे, इसको करेंगे, तो कागज जो है बच्चों, कुछ देर के बाद ये कागज जो है वह गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कागज गर्म हो रहा है। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि आप पत्थर को गर्म कर रहे हैं, तो चिंगारी निकल रही है। तो ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? यह दोनों क्रियाकलाप करने के बाद हमें क्या पता चलता है, ये हमें जानना है। तो यह क्रियाकलाप करने के बाद हमें यह पता चलता है कि किसी भी चीज को जलाने के लिए, यानी चिंगारी निकली, पत्थर को जब हमने रगड़ा तो क्या हुआ बच्चों? चिंगारी निकली, यानी आग निकली। किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें उसको क्या हो, उष्मा देना पड़ता है, यानी उसको गर्म मतलब गर्मी की जरूरत होती है। ठीक है, किसी भी चीज को जलाने के लिए सबसे पहले हमें उसे उष्मा यानी कि गर्मी देनी पड़ती है, गर्मी की जरूरत होती है, वह गर्म होता है तब जाके कोई चीज जलता है। ठीक है, तो सबसे जरूरी जो किसी चीज को दहन करने के लिए, किसी चीज को जलाने के लिए जरूरत है, वह है गर्मी की जरूरत, यानी उसे गर्म करना। तो बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम तापमान पर ही गर्म होकर जलने लगते हैं, और बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको बहुत
बहुत ज़्यादा गर्मी या उष्मा की ज़रूरत होती है या बहुत ज़्यादा उसे गर्म करना पड़ता है तब वह जलता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, जैसे अगर हम एक कागज़ लेते हैं तो उसका तापमान बहुत कम होता है, वह तुरंत जलने लगेगा, लेकिन लकड़ी को आपको जलाने के लिए उसको बहुत देर तक गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर वो लकड़ी जलेगी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए एक न्यूनतम तापमान होता है जिस पर वो जलना शुरू करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसी तापमान को क्या कहते हैं बच्चों, ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलने लगता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप, और इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो बस पहला सबसे हमारा ये बात समझ में आया कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए उसको उष्मा या गर्मी देनी पड़ती है, यानी उसे गर्म करना पड़ता है, और हर पदार्थ का जलने का यानी एक निश्चित न्यूनतम तापमान होता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, तो हमें ज्वलन ताप के बारे में समझ में आ गया कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है तो वो आसानी से आग पकड़ लेगा, और कुछ पदार्थों का ज्वलन ताप ज्यादा होता है तो वो आसानी से आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, तो जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बताया है, कभी कभी माचिस की तिल्ली ऐसे स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रखने पर भी आग पकड़ लेती है। ठीक है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वह पदार्थ किस तरह का है, किस प्रकार का है, उसका रासायनिक प्रकृति क्या है, ठीक है, केमिकल नेचर उसका क्या, उस पर यह डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन की ज्वलन ताप से कम होता है। मतलब पेट्रोल में जब आप आग लगाएंगे तो बहुत तेजी से आग पकड़ेगा, और केरोसिन में तेल में जब आप आग लगाएंगे तो वह थोड़ा समय लेगा, थोड़ा समय उसका ज्यादा लगता है आग लगने में। ठीक है, तो पेट्रोल में तुरंत आग लगता है, इसलिए कहते हैं कि पेट्रोल का जो ज्वलन ताप है वह कम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और जानकारी है, आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफेद फास्फोरस, क्या नाम है बच्चों, सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। ठीक है, इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जीके का भी एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो रूम टेम्परेचर पर, यानी जब हम कमरे में बैठे रहते, जो हमारा रूम का टेम्परेचर, अगर सफेद फास्फोरस अगर आप खुला इसी तरह रख देंगे तो अपने आप आग पकड़ लेगा। ठीक है, इसीलिए सफेद फास्फोरस को हम किस में रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं। यह एक जीके का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। जलने के लिए और क्या चाहिए? ठीक है, हमने जाना कि जलने के लिए एक आवश्यक शर्त है, पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचना होता है। तो सबसे पहला जलने के लिए क्या होता है बच्चों, कि हम उसे गर्म करके एक निश्चित तापमान पर ले जाते हैं, तब वह जलना शुरू करता है। तो बच्चों हम लोगों ने ये जान लिया कि किसी भी चीज को जलाने के लिए उसे गर्म करना पड़ता है, गर्मी की जरूरत होती है। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है दूसरा, इसे हमें करना, जो हम लोग कई बार किए भी हैं और पढ़े भी हैं। क्या करना है, एक मोमबत्ती लेनी है, उसे आपको जलाना है, और उसे एक ग्लास, मतलब कोई भी ग्लास है, आप या तो स्टील का ग्लास या शीशे के ग्लास से क्या करना है बच्चों, उसे उस मोमबत्ती को ढक देना है। क्या आप पाएंगे कि कुछ देर के बाद वह मोमबत्ती बुझ जाती है। इसका यह अर्थ है कि किसी भी चीज को जलने के लिए हवा की जरूरत होती है। हवा की जरूरत से क्या मतलब है, हवा की जरूरत से मतलब है कि उसको जलने के लिए, किसी भी चीज को जलने के लिए क्या आवश्यक है, दहन के लिए हवा, और हवा में जो ऑक्सीजन होता है, वही ऑक्सीजन जो होता है उसी से कोई भी चीज जलती है। ठीक है, तो हम यह पाएंगे, क्या पता चलता है बच्चों, हमको दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है, यानी कि उस हवा के ऑक्सीजन से कोई चीज जो है वह जलने में सहायता करती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक दूसरा क्रियाकलाप और है, उसे क्या करना है, उसमें हमें क्या करना है, एक मोमबत्ती जलानी है, और हमें कागज का कटोरी बनाकर उस कागज की कटोरी को मोमबत्ती के पास ले जाना है। तो क्या होगा बच्चों, वह कागज की कटोरी जल जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें दूसरी कागज बनाना है, कागज की कटोरी बनानी है, सॉरी कागज नहीं बनाना है, कागज की कटोरी बनानी है।
कागज की कटोरी बनाकर हम उसमें क्या कर रखेंगे बच्चों, पानी रखेंगे। पानी रखने के बाद हम उसको मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाएंगे और उसे गर्म करेंगे। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होगा कि यह कागज की कटोरी नहीं जलेगी। ठीक है, यह कागज की कटोरी है बच्चों, नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी कागज की कटोरी? क्योंकि जो ऊष्मा निकलेगा, ये मोमबत्ती के लौ से जो ऊष्मा निकलेगी, जो गर्मी निकलेगी, वह कागज से संचरण होकर कहाँ चला जाएगा बच्चों, जल में चला जाएगा। तो कागज जो जैसे जैसे गर्म होगा और पानी जो है उसके अंदर है, तो ये कागज के गर्म होने से वह पानी धीरे धीरे गर्म होगा और यह कागज का जो गर्मी है वह पानी में संचरण हो जाएगा, जिस वजह से कागज की कटोरी जलने से बच जाएगी। ठीक है, तो ऊष्मा का क्या होता है बच्चों, संचरण होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें दी गई हैं जो हमें पढ़ना है। लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। जब लकड़ी का चूल्हा हम जलाते हैं तो कुछ खाली स्थान छोड़ देते। क्यों बच्चों? क्योंकि उस खाली स्थान से हवा पास होते रहे और ऑक्सीजन आपको जलने में सहायक होता है, इसलिए वह ऑक्सीजन उसे मिलता है। ठीक है, दूसरा है केरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्राकार लोहे का गोल वलयाकार रचना होती है, जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भींगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद करता है। ठीक है, तो उसमें भी बर्नर में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे हवा क्या होता है बच्चों, पास होता है। ठीक है, तीसरा है गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे हवा प्रवेश करती है और क्या होता है, ईंधन को जलने में मदद करती है। यानी कि किसी भी चीज को जलने के लिए सबसे पहला चीज है कि उसे गर्म करना पड़ेगा, एक न्यूनतम तापमान की जरूरत होती है, और दूसरा हवा यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है किसी भी चीज को जलने के लिए। तो चलिए बच्चों, हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। इसे उपरोक्त उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, जो हमने अभी मोमबत्ती और कटोरी कागज का बनाकर जो प्रयोग किया, उससे जानकारी हमको सब पता चलती है कि वायु यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता है किसी भी चीज को जलने के लिए। साधारणतः जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। 3 चीजें हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ज्वलनशील पदार्थ का होना, यानी ऐसी कोई चीज जो जल सकती है वो होना। जो चीज नहीं जल सकती वो नहीं जल पाएगी, चाहे आप उसको कितना भी गर्म कीजिए। तो ज्वलनशील पदार्थ का होना। दूसरा, ज्वलन ताप पहुंचने का उपाय, उसे गर्म करने का उपाय, और हवा की जरूरत। तो यही तीनों चीज अभी हमने क्या किया है बच्चों, पढ़ा है। अब देखिए आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर अब हमें माचिस का इतिहास और माचिस के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे कह रहा है बरसात के मौसम में माचिस की तिलें, लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? हमें पता है बच्चों, ठंड में या बारिश में कैसा होता है, ताप कम होता है, तापमान कम होता है, और क्या होता है, हमारे वातावरण में नमी रहती है। ठीक है, बरसात में भी क्या होता है बच्चों, नमी ज्यादा होती है। गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है तथा वातावरण का जो तापमान होता है वो क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। इसलिए बारिश में या ठंड के मौसम में ताप कम होने से, नमी होने से किसी भी चीज को, आग जो ज्वलनशील है या जो दाह्य पदार्थ है, उसे जलने में थोड़ा दिक्कत होता है। अब बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे माचिस की कहानी। तो माचिस की कहानी मैंने थोड़ा कॉपी में इसको शॉर्ट में बताया है, इससे आपको माइंड मैपिंग करने में अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है माचिस की कहानी। तो माचिस की कहानी की जो शुरुआत हुई थी वह 1680 में हुई थी, और ये किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था बच्चों, एक कागज का टुकड़ा लिया था। तो यह क्या है बच्चों, कागज है। ठीक है, कागज का टुकड़ा है। तो उन्होंने क्या किया था, कागज का टुकड़ा लिया था जिस पर क्या लगा हुआ था, सल्फर, एक तरह का रसायन है। सल्फर क्या है बच्चों, एक तरह का रसायन है जो कागज पर लगा हुआ था, रसायन। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, ये वाला जो छोटा छोटा टुकड़ा है ये भी क्या है बच्चों, ये भी कागज के ही टुकड़े हैं। छोटे छोटे जो है ये भी कागज के टुकड़े। तो इन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर उन्होंने क्या लगा दिया था, सफेद फास्फोरस लगाया था, जो कि ये भी एक रसायन है। सल्फर भी एक रसायन है और सफेद फास्फोरस भी एक रसायन है। ठीक है, तो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर सफेद फास्फोरस लगाया था, बड़े कागज पर सल्फर लगाया था। तो क्या हुआ था बच्चों, जैसे ही उन्होंने बड़े वाले कागज, सल्फर लगाए हुए कागज पे छोटे छोटे टुकड़ों को जब रखा तो क्या हुआ,
तुरंत कागज ने आग पकड़ ली। क्या हो गया बच्चों? तुरंत कागज ने आग पकड़ ली, जो कि काफी खतरनाक था। ठीक है, काफी ये क्या है बच्चों? खतरनाक था। तो ये खतरनाक होने की वजह से इसको ज्यादा उपयोग में नहीं लाया गया। और जो है इस माचिस का जो ये इतिहास, जो माचिस की शुरुआत हुई बनाने की, काफी खतरनाक था। ठीक है, माचिस का जो रूप आज हम देखते हैं, यानी हमारे घर में जो माचिस की डिब्बी आज है, उसकी बनने की शुरुआत कब होती बच्चों? 1845 में हुई थी। ये सब जीके की साइंस के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1845 में। 1845 में हुई थी लाल फास्फोरस की आविष्कार के बाद। ठीक है, लाल फास्फोरस का आविष्कार जब हुआ उसके बाद माचिस बनने की शुरुआत हुई। लाल फास्फोरस जो है बच्चों, वो सफेद फास्फोरस की तरह अपने आप आग नहीं पकड़ती है, वह रगड़ने पर आग पकड़ती है। ठीक है, तो लाल फास्फोरस को जब हम रगड़ेंगे तभी उसमें आग पकड़ती है। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, अब देखिए ये जो माचिस की जो डिब्बी होती है, माचिस की डिब्बी की जो तिल्ली होती है, तो ये क्या है बच्चों? माचिस की तिल्ली है। माचिस की तिल्ली के ऊपर जो आप देखते हैं लाल रंग का यह गोला सा बना होता है, जिससे हम माचिस की डिब्बी पर रगड़ते हैं, उस पे एक तरह का केमिकल लगा होता है। वह क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है उसका बच्चों? पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, और जो डिब्बी होती है, डिब्बी पे जो लाल कलर का इस तरह से लगा होता है, जिस पर हम तिल्ली को रगड़ते हैं, उस पर क्या लगा होता है बच्चों? लाल फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, क्या लगा होता है? लाल फास्फोरस और सल्फर। तो माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है, और माचिस की तिल्ली पर पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। जब हम इन दोनों को रगड़ते हैं तब जाके क्या होता है बच्चों? आग निकलती है, जो कि खतरनाक नहीं होती है। ठीक है, तो ये है माचिस का इस तरह से आविष्कार हुआ था। तो यहाँ पर एक चीज जरूर नोट कर ले, लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल, ठीक है, लुडस्टॉन ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। तो 1845 में शुरुआत हुई थी, और पहला जो ये बना था, किसने बना था? स्वीडन में बना था 1855 में। किसने? कार्ल लुडस्टॉन ने। तो ये था माचिस का इतिहास। चलिए बच्चों, अब हमें क्या पढ़ना है? मोमबत्ती का इतिहास। ठीक है, तो मोमबत्ती का इतिहास हमें शुरू करना है। माइकल फराडे जो है एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विद्युत यानी लाइट के क्षेत्र में काफी काम किया था, और उन्होंने 1860 में लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया, जिसका सारांश है। ठीक है, तो वही सारांश हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो मोम क्या है बच्चों? एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है बच्चों? मोम जो है वह किस पदार्थ से बना है? एक हाइड्रोकार्बन है, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। मधुमक्खी के छत्ते से भी मोम बनाया जाता है। देखिए, मोमबत्ती तो सब लोग देखे होंगे, सभी लोग घर में जलाते हैं। तो उसमें क्या होता है? एक बत्ती लगी रहती है, और बत्ती के चारों तरफ क्या होता है बच्चों? मोम लगा रहता है। जब बत्ती को हम जलाते हैं तो मोम उसका पिघल जाता है, और वह पिघली हुई मोम जो है बत्ती की तरफ ऊपर उठती है, और वह जलती जाती है। ठीक है, क्या होता है? वो जलती जाती है। तो यहाँ पे देखिए, पिघली मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जो मोम पिघलती है जलाने पर, वह गर्म होता है और हाइड्रोजन और कार्बन देती है। ठीक है, जलने पर, पिघलने पर हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जल वाष्प बनाता है। कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सुनहली ज्वाला के साथ जलकर क्या बनाता है बच्चों? जल वाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है, और यह क्या करता है बच्चों? कार्बन जो है, यानी मोम में जो कार्बन है उसको वह जलाता है। ठीक है, कौन? ये कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है, जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। ठीक है, यह काफी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। उसने यह प्रमाणित भी किया, और आप भी कर सकते हैं। 50 मिलीलीटर का एक बीकर या शीशे का गिलास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ डालिए, बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रखिए। गिलास या बीकर के नीचे जल वाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जल वाष्प बनता है। ठीक है, तो ये इस प्रक्रिया को जब आप करेंगे, जब जल वाष्प बनता है वहां, तो यह पता चलता है कि जल वाष्प जो है, जलने पर क्या बनता है बच्चों? जल वाष्प बनता है। जो गैस इससे निकलती है उसे, ठीक है, जो गैस इससे निकलती उसे अगर
चूना पानी, ठीक है, उसे अगर चूना पानी के अंदर बहाया जाए तो इसका दूधिया हो जाना इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी को दर्शाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी है, और यह जो जलने पर जब इस प्रक्रिया को हम लोग करते हैं तो ये जल वाष्प बनाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें जल वाष्प बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप और है, चौथा। ये क्रियाकलाप काफी आसान है। घर में जो हम दिया जलाते हैं, आपको दिया जलाना है। रुई में तेल सोखकर दिया जो हम रुई का जलाते हैं मिट्टी के दिए में, वो हमें जलाना है। उसमें क्या होता है बच्चों, रुई में जो तेल में हम रुई डालते हैं, वह जब हम दिया जलाते हैं तो वह जो तेल है रुई की सहायता से ऊपर आती है और वह तेल ऊपर चढ़ता है और दिया जो रुई है वो बत्ती जलती रहती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से मोमबत्ती में पिघली हुई मोम मोमबत्ती में ऊपर की ओर चढ़ती है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि मोमबत्ती में यही पिघली हुई मोम जलती है। ठीक है, क्रियाकलाप 5, इसमें क्या है, एक मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली लगाइए, दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। ठीक है, तो एक मोमबत्ती आप जला लीजिए, उसकी लौ के ऊपर क्या कह रहा है, कांच की पतली सी नली लगा देना है, दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाइए और उस नली से जो है हल्का धुआं निकलेगा। वहां पे कह रहा है माचिस की तिल्ली को ले जाइए। क्या हुआ, अवलोकन कीजिए। क्या हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर से जो सफेद धुआं निकलता है यही असल में जलता है, यानी मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है। आइए एक और प्रयोग से इसी अनुमान की पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो जब उस माचिस को वहां ले जाते हैं कांच की नली के ऊपर, तो क्या होता है, वह माचिस की तिल्ली जल उठती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या वह जो धुआं निकलता है असली में वही जलता है, मोम की वाष्प जलती है, इसे हमें पता करना है। ठीक है, तो कह रहा है एक और हम लोग प्रयोग करके देखेंगे। कह रहा है एक मोमबत्ती जलाइए, इसे 1-2 मिनट तक जलने दीजिए, इसके बाद इसे बुझा दीजिए। आपको एक सफेद धुएं की लाइन सी दिखाई देगी। ठीक है, हम लोग ने देखा ही है, जब हम मोमबत्ती को बुझाते हैं तो हल्का उसमें सफेद धुआं सा उठता है। एकदम जल्दी से एक जलती हुई तिली धुएं की इस लाइन के पास लाइए। क्या हुआ, ठीक है, बत्ती को जलती हुई तिल्ली से छुआए बिना ही हमने मोमबत्ती जला दी। ठीक है, बत्ती को जलती हुई तिल्ली से छुआए बिना ही हमने मोमबत्ती जला दी, मतलब कि बत्ती को जो जलती हुई है उसको हमने उसके पास नहीं ले गया, बिना छुए ही हमने बत्ती को क्या कर दिया है बच्चों, जला दिया। अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है। क्या होता है बच्चों, बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है, जिससे तापमान बढ़ने लगता है। इससे ठोस मोम जो है द्रव में और फिर द्रव मोम को वाष्प में बदल देता है। ठीक है, तो मोमबत्ती जलाते हैं तो गर्मी पैदा होती है और जो मोम हमारा ठोस है वो द्रव में बदलता है पहले, और द्रव जो है क्या करता है बच्चों, मोम को वाष्प में बदल देता है। ठीक है, मोम को क्या करता है, वाष्प में बदल देता है। अंत में मोम की यह वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करती है, और यह वाष्प क्या करता है बच्चों, यह जो वाष्प होता है वो ऑक्सीजन यानी हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम बत्ती को जलाते हैं तो वो गर्म होता है, मोम जो है वो द्रव बनता है, द्रव जो है फिर मोम को वाष्प में बदल देता है, और यह वाष्प जो है ऑक्सीजन से क्रिया करती है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारा, क्या आपको मोमबत्ती की लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो मोमबत्ती की लौ में क्या आपको कोई काला, हल्का सा कालापन या काला भाग दिखाई देता है। तो कह रहा है कांच की मुड़ी हुई नली। ठीक है, कांच की भी एक नली होती है जो हल्का क्या होता है बच्चों, यहाँ से मुड़ा हुआ होता है, तो उसको इस काले भाग में टिकाना है। इस बार धुएं का रंग कैसा दिखता है, तो इस बार जब आप टिकाइएगा कांच की मुड़ी हुई नली को तो हल्का काला धुआं दिखाई देता है। यह काला धुआं जो है लौ के दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है। तो ये जो काला धुआं दिखता है वो क्या दिखाता है बच्चों, की कार्बन इसमें मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है। तो इसको हमें पढ़ना है। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो चलिए बच्चों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कभी आपने सोचा है कि आग गर्म क्यों होती है। तो हम आज समझेंगे कि आग गर्म क्यों होती है। ठीक है, तो
तो किसी पदार्थ को जब हम जलाते हैं बच्चों, तो उसमें से क्या निकलता है? गर्मी यानी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो आइए हम समझने की कोशिश करें कि किसी ईंधन को जलाने पर इतनी ऊष्मा क्यों निकलती है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। ठीक है, क्या बनता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ठीक है, तो क्या बनता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ईंधन, ईंधन क्या होता है बच्चों? ऐसा पदार्थ जो जलाने पर ऊष्मा प्रदान करता है उसे हम ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला भी एक प्रकार का ईंधन है। प्रकार क्या? ईंधन ही है। ठीक है, तो ईंधन जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यह एक रासायनिक प्रक्रिया, यानी जब कोई ईंधन जलता है, जैसे लकड़ी अगर जल रही है तो वह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब एक नया पदार्थ बनता है। यह नया पदार्थ काफी स्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफी मात्रा में क्या निकलता है बच्चों? ऊर्जा निकलती है, जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज्यादा होता है, अतः आग गर्म होती है। तो जो पदार्थ बनता है वो काफी स्थायी होता है, और उस पदार्थ जब बनता है नया पदार्थ तो क्या होता है बच्चों? ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है, जिसका मान जो ऊष्मीय मान, ठीक है, जिसका जो मान है ऊष्मा का वो बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए आग जो है वो गर्म होती है। आपने घर, खेत खलियान, दुकानों, कारखानों में भी कभी आग लगते देखा या सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है? मतलब वहां आए दिनों क्या होता है बच्चों? आग पकड़ लेता है। ठीक है, झारखंड के खनन क्षेत्रों में आग लगना आम बात है, क्योंकि वहां का जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा है, और इसलिए वहां आग पकड़ लेती है, क्योंकि वो खनिज इलाका होने की वजह से। यदि आपने इस तरह की कोई घटना देखी है तो इसके बारे में चर्चा कीजिए। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आग पर नियंत्रण कैसे करें। तो अगर कहीं भी आग लगती है तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? हम लोग फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है जहां हम फोन करके सूचना देते हैं। उसके बाद उस अवधि में जब तक वो लोग नहीं पहुंचते हैं, क्या करते हैं? हम पानी डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है बच्चों? ज्वलनशील जो पदार्थ होता है, जो जल रहा होता है, ठीक है, ज्वलनशील जो पदार्थ होता है वो ठंडा होता है। पानी क्या करता है? उसको ठंडा करता है। ऐसा करने से क्या होता है? जो आग का फैलाव है वह बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? जब हम पानी डालते हैं आग बुझाने के लिए तो जल वाष्प बनता है। क्या बनता है बच्चों? जल वाष्प। और जल वाष्प बनने के बाद क्या होता है? जब पानी डाल के उसे ठंडा करते हैं तो वो जल वाष्प बनता है, और जल वाष्प जो है वो बाहर की जो हवा है, ठीक है, बाहरी वायु है, उसको क्या करता है बच्चों? वो रोकता है। ठीक है, क्या करता है? बाहर की हवा की आपूर्ति को बंद कर देता है, उसे रोक देता है, और आग बुझ जाती है। ठीक है, तो आग के फैलाव को रोकने के लिए हम 3 काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आग के फैलाव को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों? हम 3 काम कोई भी एक करना पड़ेगा। वह 3 काम क्या है? तो वह 3 काम में से सबसे पहला काम है बच्चों हमारा दाह्य पदार्थ को हटा देना। ठीक है, यानी जो दाह्य पदार्थ है उसको हम हटा दें। दूसरा, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना, मतलब किसी तरह से हम क्या करें कि हवा का जो आगमन है उसे कम करें। वो कैसे करते हैं? जब हम पानी डालते हैं जल वाष्प बनता है, उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना, मतलब इस तरह से उसका जो ज्वलन ताप है उसको किसी प्रकार हम बढ़ा दें कि उतने टेम्परेचर पे वो नहीं जले। ठीक है, तो ज्वलन ताप को बढ़ा देना। ये 3 काम हम इसमें से करते हैं। चलिए, आग बुझाने वाले संयंत्र जिसे अग्निशामक कहा जाता है के बारे में जानेंगे। यह क्या होते हैं बच्चों? 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 2 तरह की वह अग्निशामक क्या है। एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है, पहला। ठीक है, दूसरा जिसमें कांच की एक शीशी में अम्ल, ठीक है, यानी अम्ल, और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। ठीक है, तो कांच की शीशी में, कांच का एक शीशी होता है उसमें अम्ल होता है, और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा रहता है उसमें क्या होता है बच्चों? केमिकल सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन है, सॉल्यूशन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो जब शीशी की बोतल हम तोड़ते हैं
ठीक है। शीशी की बोतल जब तोड़ते हैं तो उसमें से जो अम्ल होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या करता है बच्चों, रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग से जो हवा का संपर्क है वो टूट जाता है और आग बुझ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अग्निशामक काम करता है। सरकारी आदेश के अनुसार क्या कहा गया है बच्चों, किसी भी कार्यालय में, संस्थान में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जहां पर बहुत सारे फ्लोर हो, ठीक है, वहां पर इसे रखना अति आवश्यक है। किसे रखना, अग्निशामक को रखना बहुत जरूरी है। कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां बिजली से आग लगी होती है वहां पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जहां तेल में आग लगा हो तो पानी नहीं डाले, क्योंकि पानी तेल से भारी होने के कारण भारी होने के चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगी। तो जहां तेल की वजह से आग लगा हो, तेल में आग लगा हो, वहां भी पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो तेल से भारी होता है। ठीक है, पानी क्या होता है, तेल से भारी होने की वजह से वह क्या होता है, नीचे चला जाता है तेल के, और आग नहीं बुझती है। ठीक है, आप पेट्रोल पंप के नजदीक बाल्टी में बालू रखा देखते होंगे। जरा सोचिए ऐसा क्यों है। क्या आपने अपने नजदीकी अग्निशामक सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया है? पटना में इसका नंबर 101 या 0612 222223 है। आपके आसपास अगर कहीं आग लग जाए तो तुरंत अग्निशमन सेवा को टेलीफोन करने के लिए नजदीक के अग्निशमन सेवा का संपर्क नंबर अवश्य रखें। ठीक है, तो बच्चों यह जो बालू रखा रहता है कहाँ पर, पेट्रोल पंप के नजदीक, तो आग जब लगती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, बालू को वहां पर हम डालते हैं, जिससे हवा का संपर्क टूट जाता है और आग जो क्या है बच्चों वह बुझ जाती है। ठीक है, तो कहीं भी अगर आग लगी हो, उस पर अगर हम बालू डाल देंगे तो हवा का संपर्क जो है वो आग से टूट जाएगा और वह आग वहां पर क्या है, बुझ जाएगी। चलिए बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है अग्निकांड क्यों। ठीक है, तो अग्निकांड मतलब आग क्यों लग जाती है। ठीक है, आग कैसे लगती है और अग्निकांड किस तरह से होते हैं। कोयलों की खानों में कोयले के स्वतः दहन के कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा। हर एक वर्ष बहुत जान माल की क्षति होती है। तो क्या कोयले के खान में क्यों आग लग जाती है? अत्यधिक गर्मी की वजह से। ठीक है, जंगल में स्वतः अग्निकांड क्यों होता है? या तो बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से भी होता है। ठीक है, आकाशीय बिजली, ठीक है, आकाश से जब बिजली गिरती है पेड़ पौधों पे तो उसकी वजह से भी बिल्कुल गर्म होने की वजह से क्या होता है, आग लग जाती है गिरने से। या कभी कभी आपस में क्या होते हैं, पौधों की आपसी रगड़ से इतना तेज हवा आंधी चलता है कि पेड़ पौधे आपस में रगड़ाते हैं। ठीक है, काफी रगड़ होती है, तापमान ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, आग पकड़ लेती है और जंगल का जंगल क्या होता है, जल जाता है। त्योहारों में जो पटाखे जलते हैं उनकी वजह से भी अग्निकांड होता है। तो बहुत सारे कारण हैं अग्निकांड होने के। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो लास्ट है, आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई गैस के स्टोव की ज्वाला के रंग को ध्यान पूर्वक देखिए। तो एक क्रियाकलाप है, जो मोमबत्ती की ज्वाला निकलती है और जो रसोई गैस के स्टोव की ज्वाला निकलती है, उससे कह रहा है ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से बच्चों? बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। ठीक है, तो बस इसी के बारे में पढ़ना है। बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है। कहाँ पे बच्चों? बाहरी भाग में क्या होता है, पूर्ण दहन होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध है, यह सबसे गर्म होता है। ठीक है, मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। तो यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं। कौन से क्षेत्र में बच्चों? मध्य भाग में। ठीक है, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है। ठीक है, दीप्त का अर्थ होता है जहाँ प्रकाश हो, अदीप्त का अर्थ होता है जहाँ प्रकाश ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सबसे तीसरा वाला क्षेत्र। यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नजदीक होता है। कौन सा? आंतरिक भाग। तो आंतरिक क्षेत्र जो होता है वो बत्ती के नजदीक वाला भाग जो है आंतरिक क्षेत्र होता है। यह काला रंग का होता है, क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे गर्म क्षेत्र है। सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है बच्चों? आंतरिक क्षेत्र। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें हवा में मुक्त होती हैं।
क्या जलाने से बच्चों? ईंधन। ठीक है, बहुत सारी तरह की गैसें निकलती हैं। इन गैसों का भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, एक और तो धुआं से जनजीवन परेशान है, वही वनस्पतियां भी इससे बर्बाद हो रही हैं। ईंधन विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि की विभिन्न, ठीक है, ऑक्साइड बनते हैं जो बादलों के साथ अम्ल वर्षा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अम्ल वर्षा करते हैं। जहां तक संभव हो हमें धुआं रहित, ठीक है, चूल्हे, आदर्श ईंधन की विशेषता रखने वालों पदार्थों का ही उपयोग में लाना चाहिए। इसकी विस्तृत जानकारी आपकी वायु एवं जल प्रदूषण में दिया गया। तो बच्चों, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का वो ईंधन है जो बहुत वर्षों पूर्व, प्राकृतिक ईंधन है, ठीक, बहुत वर्षों पूर्व से बना है, जो एक प्रकार का प्राकृतिक ईंधन है, जिसे आप कह सकते हैं पेट्रोल है, डीजल है, इनको क्या कहते हैं? हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय खत्म हुआ। एक टॉपिक मेरा यहाँ पर देखिए 2 लाइन मैंने छोड़ दिया था, वो यहाँ पर, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पढ़ाते समय ये 2 लाइन छूट गया था। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ सकता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? दावा नल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय पूरा हो गया। इसको आप ध्यान से पढ़िए और इसमें बहुत सारी जो है वो जीके के भी क्वेश्चंस है, तो इस अध्याय को रीडिंग करिए, खुद से पढ़िए और हर चीज़ों को अच्छे से समझिए। नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं इसका प्रश्न उत्तर अपलोड करूंगी।